लड़की नहाकर जैसे ही अपने कमरे में वापस आई, उसने देखा कि एक आदमी उसके पीछे पलंग पर लेटा हुआ है। उस आदमी ने सफाई दी कि वह गलत कमरे में नहीं आया है। फिर उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाबी निकाली। हालांकि लड़की को शक तो था, लेकिन वह चाहती थी कि वह आदमी उसे थोड़ी निजी जगह दे। लड़की हैरान रह गई। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसने इतने अधिकार जताने वाले पुरुष से सामना किया था। शुक्र था कि उसी समय उसकी रूममेट वापस आ गई और यह अजीब स्थिति संभल गई। अगले दिन तैशा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। अचानक वही जानी पहचानी शक्ल उसके सामने आ गई। उसकी मौजूदगी ने तैशा को शांत नहीं रहने दिया। वो आवाजें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। वह उसे छुपकर कोने से देखने लगी। इत्तेफाक से हेडिंग की नजर भी उसकी ओर ही घूम गई। तैशा ने झट से नजरें चुरा लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ देर बाद उसने ऐसे सिर उठाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हेडिंग की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। रात में उसकी रूममेट ने उसे एक पार्टी में चलने को कहा। तैशा मना करना चाहती थी, लेकिन दिल कहीं न कहीं तैयार था। कई बार मना करने के बाद भी उसने जाने का फैसला कर लिया। उसने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी और रूममेट के साथ पार्टी में गई। उसने कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा, जैसे अपने शिकार को ढूंढ रही हो। अंत में उसे हेडिंग दिखाई दिया, लेकिन उसके पास एक और लड़की बैठी थी। तैशा थोड़ी निराश हुई। एक दोस्त से वाइन लेकर पीने लगी। खेल शुरू हुआ और सबने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह अपने जज्बात छुपाकर बड़ा डेयर, बिग एडवेंचर चुनने को मजबूर हो गई। सभी चाहते थे कि वह हेडिंग को वहीं सबके सामने किस करे। हेडिंग धीरे धीरे उठा और तैशा की ओर झुकने लगा। उसकी गहरी आंखें तैशा को बेहद घबराहट में डाल रही थीं। इतनी नजदीकी में वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। तैशा हेडिंग की मौजूदगी से घबरा गई और हंसते हुए वहां से चली गई। पार्टी का माहौल उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। इसी बीच उसका फोन बजा। कॉल थी नोया की, उसका बचपन का दोस्त। पार्टी के चलते उन दोनों में जबरदस्त बहस हो गई। पहले से परेशान तैशा और दुखी हो गई। वह थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। एक शांत कोना तलाशते हुए वह एक स्टडी रूम में चली गई। वह एक किताब उठाने लगी, तभी एक लेबल उस पर चिपका दिखा। उसे लगा जैसे कोई उसे ट्रैक कर रहा है। तभी हेडिंग आ गया और बोला, "ये मेरा कमरा है।" उसने किताब की तरफ देखा और बताया कि उसमें क्या लिखा है। तैशा थोड़ी हैरान हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये प्लेबॉय इतना पढ़ा लिखा भी हो सकता है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसने अपना परिचय दिया। हेडिंग ने फिर किताबों की ओर देखा और धीरे धीरे तैशा की ओर झुकने लगा। उसके शरीर की गर्म सांसों ने तैशा को बेसुध कर दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी झुकी, लेकिन ऐन वक्त पर वह रुक गई। हेडिंग निराश होकर वहां से चला गया। तैशा भी कमरे से निकली, लेकिन दिल में उलझन थी। क्या ये सही था या गलत? रात भर वह बेचैनी में रही। वह खुद ऐसे जबरदस्त और हठी व्यवहार के खिलाफ थी, लेकिन वो पल बार बार उसके जहन में घूमता रहा। अगले दिन दोनों का क्लास भी एक ही निकला। जब टीचर ने अहंकार और पूर्वाग्रह पर राय पूछी, हेडिंग बोला, "प्यार सिर्फ एक लेन देन है जिसमें सिर्फ इच्छा की पूर्ति होती है।" ये बात तैशा के दिल से बिल्कुल विपरीत थी। दोनों बहस करने लगे और बाकी क्लास को नजरअंदाज कर दिया। टीचर को जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करना पड़ा। क्लास के बाद हेडिंग ने तैशा से कहा, "बहस तो मस्त रही ना?" लेकिन तैशा ने गंभीरता से जवाब दिया कि वह उसे गलत समझता रहा है। अगले दिन तैशा एक कैफे में हेडिंग को किताब पढ़ते देखती है। वह डर गई और नजरें फेर लीं, लेकिन हेडिंग ने उसे देख ही लिया। वह उसके पास आया, नम्रता से हेलो बोला और फिर से एक सामान्य दोस्ती की शुरुआत करने को कहा। इस बार तैशा ने इनकार नहीं किया। तैशा बस यही चाहती थी कि उनके बीच दोस्ती की एक सीमा बनी रहे, लेकिन हेडिंग ने उसे एक जगह चलने को कहा। तैशा ने कोई जवाब नहीं दिया। हेडिंग को लगा जैसे उसे ठुकरा दिया गया हो और वह अलविदा कहकर जाने लगा, लेकिन तभी तैशा दरवाजे तक गई और रुक गई। हेडिंग की मायूसी देखकर वह फिर पीछे लौट आई। इस तरह तैशा ने उसकी बात मान ली। गाड़ी एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरती हुई एक घने जंगल में आकर रुकी। वे दोनों एक संकरी पगडंडी से ज्यादा दूर नहीं गए कि सामने एक शांत झील दिखाई दी। यह दृश्य ऐसा था जो किसी के भी सारे गम भुला दे। तैशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हेडिंग ने अपनी शर्ट उतारी और झील में कूद गई। उसकी बातों से तैशा का दिल कांप उठा, लेकिन उसकी ड्रेस तैराकी के लिए उपयुक्त नहीं थी। हेडिंग ने कहा कि वो भी कपड़े बदल ले। हेडिंग की उम्मीद भरी नजरों को देख तैशा ने हामी भर दी। हेडिंग ने तुरंत नजरें फेर लीं ताकि तैशा बदल सके। फिर वह तैशा को धीरे से झील में ले गई। झील के बीचों बीच उन्होंने एक गहरी सांस ली। झील का पानी तैशा के काले बालों को छूता हुआ बह गया। हेडिंग उस पर मोहित हो गया। उसकी भावुक आंखें तैशा को मदहोश कर रही थीं। माहौल और भी रोमांटिक होता जा रहा था। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही पल करीब आया, हेडिंग रुक गया। उसने कहा, "अभी तो हमारे पास बहुत समय है।" उसकी यह अचानक आई नरमी तैशा की सारी मानसिक दीवारें तोड़ गईं। अब तैशा ने हेडिंग के डेट पर जाने के प्रस्तावों को ठुकराना बंद कर दिया।
वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करने लगी। मगर हेडिंग का बर्ताव कुछ ठंडा लगने लगा। वह न तो बाकी लड़कियों से दूरी बनाता और न ही उनके रिश्ते को सार्वजनिक करता। जब तैशा ने इस बारे में पूछा तो उसने पहले की बातों से ही इनकार कर दिया। हेडिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। निराश तैशा वहां से चली गई। कमरे में लौटकर उसने खुद को सजाने की कोशिश की ताकि ध्यान बंट सके, लेकिन रात में भी वह बेचैनी से भरी थी। सपनों में फिर से हेडिंग आ गया, वही पुरानी सी कोमलता लिए हुए। जागते ही तैशा को एहसास हुआ वह पूरी तरह से उससे प्यार कर बैठी है। वीकेंड की पार्टी में दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों की निगाहें एक दूसरे से बचती रहीं। खेल में एक शरारती छात्रा ने जानबूझकर कार्ड गिराकर तैशा को मुश्किल में डाल दिया। तैशा हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन हेडिंग यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उस छात्रा से झगड़ा कर लिया। झगड़े में हेडिंग को चोट लग गई। उसे घायल देख तैशा बहुत दुखी हुई। रात में वह हमेशा उसके बारे में सोचती रही। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने हेडिंग के घर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची उसे लगा जैसे वह किसी भेड़िए के मांद में आ गई हो। एक दोस्त ने उसे बताया कि कैफे वाली बहस के बाद से ही हेडिंग बहुत दुखी था। साथ ही उसके पिता हाल ही में कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे थे। शायद इसी वजह से वह बेकाबू हो गया था। इस समय वह आंगन में बैठकर शराब पी रही थी। तैशा के समझाने पर उसने अपनी चिंता साझा की। उसके पिता अपनी मां को छोड़कर किसी कम उम्र की औरत से शादी करना चाहते थे। यही वजह थी कि हेडिंग की प्रेम जिंदगी इतनी उलझी हुई थी। तैशा को डर था कि नशे में हेडिंग कहीं शीशे से खुद को न घायल कर ले। वह नीचे बैठी और टूटा कांच उठाने लगी। हेडिंग को भी चिंता थी कि तैशा को चोट न लग जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने तैशा को अपने कमरे में ले जाकर उसका घाव साफ किया। उसने कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। तैशा अब हेडिंग की हालात को समझ चुकी थी, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। उस रात दोनों के बीच सुलह हो गई। अब जब भी उन्हें समय मिलता वे साथ हो जाते, कभी लाइब्रेरी की शांत जगह में तो कभी कॉलेज की घास पर बैठकर बातें करते। स्कूल की गलियां और लाइब्रेरी के कोने सब प्यार के गवाह बनते जा रहे थे। हेडिंग जब भी समय पाता वह अपनी नोटबुक में कुछ गुप्त बातें लिखता। तैशा को उसे देखकर बहुत जिज्ञासा होती। वह जैसे ही नोटबुक पकड़ने को बढ़ी, उसकी मां गुस्से में कमरे में घुसी। उसने तैशा को हुक्म दिया, अभी के अभी हेडिंग से रिश्ता तोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तैशा ने पहली बार अपनी मां को टोकते हुए सिर हिला दिया। उसने हंसते हुए कहा, मैंने हमेशा बड़ों की नजरों में जीना सीखा है। कोई स्पेस नहीं, कोई सपना नहीं। अब मैं वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मां ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन निराश होकर चली गई। कुछ समय बाद तैशा ने यह बात रेंड को बताई। रेंड ने ईमानदारी से कहा, हेडिंग बहुत जटिल इंसान है, संभल कर रहना। लेकिन तैशा पूरी तरह से उससे प्यार कर चुकी थी, इसलिए उसने रेंड की बात को गंभीरता से नहीं लिया। मां से झगड़े के बाद तैशा का मूड ठीक करने के लिए हेडिंग ने एक सरप्राइज तैयार किया, एक साफ सुथरा कमरा। यही उनके साथ रहने की शुरुआत थी। उस दिन से वे दोनों दिन रात एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। खाने पीने के अलावा अक्सर छोटी छोटी शरारतें भी होती थीं। कभी कभी वे गाड़ी में बैठकर किसी सुनसान घास के मैदान तक जाते और वहां ढलते सूरज के नीचे अपने प्यार को आजाद कर देते। हालांकि वे रोज एक दूसरे के करीब होते, फिर भी कभी बोरियत महसूस नहीं हुई। तैशा की संगति में हेडिंग ने धीरे धीरे अपने पिता के प्रति बनी नफरत को छोड़ना शुरू किया। उसने यह भी मान लिया कि वह तैशा के साथ अपने पिता की शादी में जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि यह तैशा की दिली इच्छा थी। लेकिन जब उसने अपने मुस्कुराते हुए पिता को देखा तो दिल में टीस उठी। उसे वह बीते दिन याद आ गए जब उसका पिता एक बेरहम इंसान हुआ करता था। उसकी मां को लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उन्हें शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया गया। उस समय हेडिंग एक बच्ची थी जिसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह अपनी मां की रक्षा कर सके। इसके बाद उसकी मां ने हमेशा के लिए यह घर छोड़ दिया और यह दर्द आज भी उसके दिल से नहीं गया। तैशा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसके अतीत की काली परछाइयां तैशा को भी भीतर तक दुखी कर गईं। उसी पल तैशा ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने प्यार से हेडिंग के जख्मी दिल को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ समय बाद हेडिंग की चाहने वाली मौली फिर सामने आई। बातचीत में बारूद की बू थी, लेकिन तैशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। घर लौटने पर हेडिंग का फोन बार बार बजता रहा। जब तैशा ने फोन उठाया तो उसमें एक मैसेज था। वह जानना चाहती थी कि उसमें क्या छिपा है, लेकिन हेडिंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, क्या तुम मेरी मां पर विश्वास करती हो? और फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। खिड़की के बाहर रात भर बारिश होती रही। कमरे में तैशा अकेली बैठी रही, उदासी से घिरी हुई। वह बार बार अपना फोन चेक करती रही, लेकिन हेडिंग का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद हेडिंग के दोस्त ने उसे एक टैवर्न शराब खाने का पता दिया। वहीं मौली भी मौजूद थी। मौली ने जानबूझकर तैशा और हेडिंग के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की। उसने तैशा को एक वीडियो दिखाया, हेडिंग और मौली के बीच हुई एक पहली शर्त का। तुम लोग सोचते हो मैं ये कर नहीं सकती? देखो ये ढेर है, उस लड़की को मुझसे प्यार करवा दो, फिर उसे तोड़ दो। इस सच ने तैशा को अंदर तक तोड़ दिया। जिस इंसान को वह पूरी तरह से चाहती थी, उसी ने उसके साथ धोखा किया। हेडिंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। अब कोई भी सफाई बेमानी लग रही थी। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, अब वही उसके लिए अजनबी बन चुका था। तैशा चुपचाप बाहर निकल गई।
भारी बारिश में भीगती हुई, बिना किसी परवाह के। ठंडी बारिश की बूंदें जैसे उसकी मोहब्बत को भी ठंडा कर रही थीं। वो हेडिंग के उस छोटे से घर में नहीं लौटी, बल्कि एक रात में ही 100 किलोमीटर दूर अपने असली घर लौट आई। जब उसने अपनी माँ को देखा, तो बिना कुछ कहे उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसने सिर्फ इतना कहा, माफ करना माँ। उसने जो कुछ भी सहा वह नहीं बताया, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। अपनी माँ की मौजूदगी में तैशा धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर निकल आई। वह फिर से वही लड़की बन गई जो पढ़ाई पर ध्यान देती थी, जिसके चेहरे पर सुकून था। दूसरी ओर हेडिंग अब हर वक्त खोया हुआ रहता। जो भी चीज तैशा की याद दिलाती, उसे बच पाना मुश्किल था। वो फिर से उसी छत पर आता जहां कभी तैशा के साथ वक्त बिताया करता था, लेकिन इस बार वहां कोई आवाज नहीं थी। अब उनका ग्रेजुएशन नजदीक आ चुका था। उस आखिरी झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में कभी कदम नहीं रखा। ग्रेजुएशन वाले दिन टीचर ने तैशा को एक फाइल थमाई, जिसे हेडिंग ने उसके लिए भेजा था। फाइल में दोनों की पुरानी यादें भरी थीं, और सबसे नीचे एक चिट्ठी थी। माफ करना, कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ, तो वो सिर्फ तुम हो। प्यार एक जहर है, लेकिन वही इलाज भी है। प्यार हमें एक बेहतर जीवन की चाह सिखाता है। प्यार करो, हिम्मत से। अगर पछतावा ही जिंदगी की किस्मत है, तो कम से कम इतनी कोशिश करो कि पछतावे कम हों।